नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर चर्चा है कार्यक्रम। मैं आपके साथ चर्चा में शकील साजिद। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हां, छत्तीसगढ़ के 11 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वर्ष 2026 के लिए सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया गया। राज्य से एएसआई राम अवतार सिंह राजपूत को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, जबकि 10 अन्य पुलिस अफसरों को सराहनीय सेवा पदक दिए गए। इस साल छत्तीसगढ़ से किसी भी पुलिस कर्मी को वीरता पदक नहीं मिल पाया। एएसआई राम अवतार सिंह राजपूत को यह राष्ट्रपति पदक उनकी लंबी अनुशासित और ईमानदार सेवा को देखते हुए दिया गया। अपने कार्यकाल में जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाई और विभाग के भरोसे पर खरे उतरे, इसी वजह से ये बड़ा सम्मान। इसके अलावा राज्य के 10 पुलिस अफसरों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इन अफसरों में वरिष्ठ और युवा दोनों स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें आईजी रामगोपाल, एसपी शशि मोहन सिंह, एसपी राजश्री मिश्रा, एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा जो भी हमारे ग्रामीण के एसपी हैं, कमांडेंट निवेदिता पाल, कमांडेंट मनीषा ठाकुर रावते, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल, एएसपी एमएस सुनेजा खातून अंसारी, असिस्टेंट कमांडेंट जयलाल मरकाम और प्लाटून कमांडर हजारीलाल साहू शामिल हैं। हजारीलाल साहू की वर्तमान पदस्थापना दिल्ली एनसीआर में है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी अफसरों को उनके निरंतर समर्पण, मेहनत, गंभीरता, बेहतर प्रशासन, जन सेवा योगदान के लिए चुना गया। इन सम्मानों से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और बाकी जवानों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि इस साल छत्तीसगढ़ से किसी भी पुलिसकर्मी को वीरता पदक क्यों नहीं मिला। बावजूद राज्य के लिए गर्व की बात है कि 11 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया। सलाम। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए देश के 131 लोगों के नामों का ऐलान किया। गृह मंत्रालय ने रविवार को आधिकारिक सूची जारी की। इस बार कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ये सम्मान कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन जैसे अलग अलग विधा में योगदान देने वाले लोगों को दिया। इस बार पद्म विभूषण से दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अच्युतानंद नंदन ये आपके मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के। इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम, वरिष्ठ न्यायविद केटी थॉमस और पी नारायणन को भी पद्म विभूषण दिया गया। ये पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। और ये बात थोड़ी सी उल्लेखनीय है कि इस बार पुरस्कार पाने वालों में केरल और तमिलनाडु के लोग शायद थोड़े ज़्यादा हैं। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में कई बड़े और चर्चित नाम, प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, अभिनेता मम्मूटी, झारखंड के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत, उद्योगपति उदय कोटक, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, विज्ञापन जगत के दिग्गज स्वर्गीय पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा चिकित्सा, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई लोगों को पद्म भूषण मिला। सबसे ज़्यादा 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर समाज की बेहतरी के लिए काम किया। इस सूची में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और अभिनेता सतीश शाह जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, समाजसेवी और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कई अनसुने नायकों को पुरस्कार मिला। गृह मंत्रालय के अनुसार इस साल की सूची में 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी राष्ट्रपति ने। सरकार इन सम्मानों का मकसद उन लोगों को पहचान देना है जिन्होंने अपने काम से समाज और देश पर गहरा और सकारात्मक असर डाला। छत्तीसगढ़ के भी 3 लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुई। बुधारी ताती बस्तर और रामचंद्र गोडबले और उनकी पत्नी, ये दोनों भी बस्तर। इनको इनके कार्यों के लिए, समाज में जनता के लिए, जन सरोकार के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ को इन पर गर्व है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर सोमवार शाम दिल्ली में अहम बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में उन राज्यों के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल हुए जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक 14 राज्यों में 525 नए जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 6 राज्यों में भी इस प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा है, जिससे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। बैठक में संगठन को नीचे तक मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। उसके बाद 30 दिन के अंदर ब्लॉक कमेटी और 60 दिन के अंदर मंडल ग्राम पंचायत बूथ स्तर की समितियों का गठन किया जाए। साथ ही संगठन में SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही। इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर SSA के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारी और रणनीतियों को बेहतर समझ मिल सके। बैठक के बाद अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी का अलगवान से जो दिशा निर्देश मिले हैं छत्तीसगढ़ पूरी गंभीरता के साथ लागू करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन को गांव और बूथ स्तर तक मजबूती देना पार्टी की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर चल रहे विरोध पर भी व्यापक चर्चा हुई। दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जनता के सामने रख रहे हैं। आने वाले वक्त में स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने और जनहित से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम ने सोमवार को अपने 15 खिलाड़ियों के नाम घोषित कर दिए। ये टीम बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल हुई। स्कॉटलैंड की टीम को इसी हफ्ते भारत रवाना होना है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के वीज़ा को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान मूल के तेज गेंदबाज सफियान शरीफ के वीज़ा पर सस्पेंस है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव के चलते अक्सर पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों को वीज़ा मिलने में देरी होती है। इसी वजह से सफियान शरीफ के मामले में अड़चन की आशंका है। स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा। ऐसे में टीम चाहती है कि सभी खिलाड़ी वक्त पर भारत आएँ। क्रिकेट स्कॉटलैंड को ICC ने भरोसा दिलाया है कि वीज़ा को लेकर पूरी मदद होगी। क्रिकेट स्कॉटलैंड के मुख्य कार्यकारी टूडी लिडब्लेंड ने कहा कि वीज़ा प्रक्रिया हमेशा थोड़ी अनिश्चित होती है। पिछले 2 दिनों से पूरा फोकस इस बात पर है कि सभी खिलाड़ियों को समय पर क्लियरेंस मिल जाए। मामले में ICC, BCCI और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। सफियान शरीफ का जन्म इंग्लैंड के हडर्सफील्ड में हुआ। उनके पिता पाकिस्तानी और मां ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। 7 साल की उम्र में स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गए थे और लंबे समय से स्कॉटलैंड के लिए खेल रहे हैं। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनकी वीज़ा में देरी हो रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्कॉटलैंड ने कुछ रिजर्व खिलाड़ी भी तैयार रखे हैं। इस बार स्कॉटलैंड की टीम में 2024 वर्ल्ड कप के मुकाबले 3 बड़े बदलाव हैं। 19 साल के तेज गेंदबाज जनुल्ला एहसान को पहली बार टीम में जगह मिली है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए पहले T20 खेल चुके टॉम ब्रूस स्कॉटलैंड की ओर से खेलेंगे। तेज गेंदबाज क्रिस सोल को इस बार टीम में शामिल नहीं करे हैं। फिलहाल इस क्रिकेट से हटकर अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। टीम भारत पहुंचने के बाद 2 और 4 फरवरी को बेंगलुरु में अफगानिस्तान और नामीबिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। इसके बाद टीम कोलकाता जाएगी। स्कॉटलैंड ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ खेलेगी। ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। स्कॉटलैंड की 15 सदस्यीय स्क्वाड में रिची बैरिंगटन कप्तान होंगे। उनके साथ टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैड करी, ओली डेविडसन, क्रिस ग्रेव, जनुल्ला एहसान, माइकल जोन्स, माइकल लिस, फिनले मैकग्रेथ, ब्रैडन मैकमोलन, जॉर्ज मुंसे, सफियान शरीफ, मार्क वाटर ब्रैक भी शामिल हैं। रिजर्व खिलाड़ी जैस्पर डेविडसन और जैक जर्विस। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर बनी इस झांकी ने देश के अमर आदिवासी नायकों की गाथा को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। बताया गया कि किस तरह आदिवासी वीरों ने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया और आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी। छत्तीसगढ़ झांकी की सबसे बड़ी खासियत देश के पहले आदिवासी डिजिटल म्यूजियम की झलक रही। ये म्यूजियम स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान, उनके बलिदान, संस्कृति को डिजिटल रूप में सहेजने की पहल है। ये संदेश दिया गया कि आदिवासी नायकों का इतिहास सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि नई पीढ़ी तक आधुनिक तकनीक के माध्यम से पहुंचना चाहिए।
झांकी में दिखाई गई कलाकृतियों और दृश्यों ने दर्शकों को आदिवासी समाज के साहस, शौर्य, बलिदान की याद दिला दी। कर्तव्य पथ पर मौजूद लोगों ने झांकी की सराहना की और इसे दिल को छू लेने वाला बताया। प्रस्तुति ने यह साफ कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय की भूमिका भी बेहद अहम। कर्तव्य पथ पर अन्य राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां देखने को मिली। विद्युत मंत्रालय की झांकी में स्मार्ट पावर और स्मार्ट होम की थीम दी। मध्य प्रदेश की झांकी में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को दर्शाया गया। ओडिशा की झांकी में परंपरा से प्रगति की थीम के साथ महिला विकास और सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में हो रहे काम को। मणिपुर की झांकी में राज्य की जैविक खेती को दर्शाया गया, जबकि राजस्थान की झांकी वहां की दस्तकारी और समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई। लोक निर्माण विभाग की झांकी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आधारित रही मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की झांकियों में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष और देश की विकास की कहानी को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया। पूरी झांकी में आदिवासी नायक जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी नायकों की झलकियां दिखाई गई और छत्तीसगढ़ की झांकी बेहद आकर्षण का केंद्र बनी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम इसकी थीम थी। देश का जो पहला आदिवासी डिजिटल म्यूजियम है वो भी इस झांकी में उसकी भी झलक दिखाई गई। आगे बढ़ते हैं। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने कैरियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे ऐतिहासिक कैरेक्टर निभाए। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत आर्थिक खराब हुई, यहाँ तक कि 27 जनवरी 1992 को यानी आज ही के दिन उनकी बेहद संभाली में मौत हुई। 14 जून 1920 को मेरठ में पैदा हुए भारत भूषण गुप्ता के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी वकील बने। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया, मुंबई चले आए। मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिशी खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था। वो बेहद निराश हो गए, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल और 60 रुपये महीने की नौकरी दे दी। 1982 में रिलीज फिल्म भक्त कबीर उनका पहला रोल था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाली बस की लाइन में दिखता था भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गई, कारें बिक गई, फिर भी वो कहते थे मुझे कोई तकलीफ नहीं लगी। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफ़ी परेशान हो गए। इज्जत, दौलत, शोहरत खत्म हो गई थी। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता। भारत भूषण कहते हैं मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, तुम करना चाहो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। अफसोस है उनका कोई इलाज करने वाला था, ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर ये साबित हो गया कि सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। अपने आखिरी वक्त में कहा तो मौत तो सबको आती है कि जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 27 जनवरी को 72 साल की उम्र में तंगहाली से जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए। आज के चर्चा में ही इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।